नमस्कार, कैसे हैं आप? फिक्र आपकी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। शुरुआत करते हैं इस वक्त की पहली बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज से। लालू यादव से 9 घंटे से ईडी की पूछताछ। इस वक्त की बड़ी खबर, ईडी ने लालू यादव से 40 सवाल पूछे। सूत्रों के हवाले से खबर, लालू को 1 घंटे बिठाने के बाद पूछताछ शुरू हुई है। बड़ी खबर आ रही है, टीवी 9 से बोली लालू की बेटी मीसा भारती, मेरे पिता की तबीयत खराब है। मीसा भारती ने कहा कुछ हुआ तो पीएम जिम्मेदार होंगे, मीसा भारती ने कहा। बड़ी खबर, जमीन घोटाले में हेमंत सोरेन से नहीं हो सकी पूछताछ। ईडी की टीम हेमंत सोरेन के संपर्क में नहीं है। सूत्रों से खबर, सोरेन ने जिस गाड़ी का इस्तेमाल किया उसकी छानबीन। एक और बड़ी खबर आ रही है, 56 राज्यसभा सीटों के लिए 27 फरवरी को होंगे चुनाव। 15 राज्यों से चुने जाएंगे नए राज्यसभा सदस्य। चुनाव आयोग ने जारी किया नोटिफिकेशन। और परीक्षा पर चर्चा में पीएम मोदी ने छात्रों को खेलो और खिलो का दिया मंत्र। बोले रील देखने में नींद मत गवाओ। पीएम मोदी ने कहा मैं चुनौतियों को चुनौती देता हूं। ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। बड़ी खबर आ रही है, सील क्षेत्र में सर्वे पर रोक का आदेश वापस लेने की मांग। वजूखाने क्षेत्र का भी सर्वे कराने की मांग। और सीए पर अभी कुछ तय नहीं है, बीजेपी सूत्रों से खबर है। उत्तराखंड में यूसीसी के बाद सीए लागू करने पर विवाद। केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने कहा था देश में 7 दिन में सीए लागू होगा। और सिमी पर अगले 5 साल तक के लिए फिर प्रतिबंध। गृह मंत्रालय ने एक्स पर पोस्ट कर जानकारी दी। 2001 में 1 से सिमी पर लगाए बैन। बड़ी खबर आ रही है, चंडीगढ़ मेयर चुनाव में कल सुबह 10 बजे वोटिंग होगी। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के दखल के बाद कल चुनाव। आम आदमी पार्टी कांग्रेस का एक साथ चुनाव लड़ने का दावा। इन सभी खबरों के साथ अब आपको कर्टन रेजर में दिखाते हैं कौन कौन सी वो खबरें हैं जो कि आज आपके लिए देखना जरूरी है। पहली बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज के बाद जो हम आपको दिखाने वाले हैं वो ये है कि क्या ईडी इंडिया यात्रा पर है। लालू की बेटी ने क्यों कहा पापा को कुछ हुआ तो। दूसरी खबर, बिहार में गठबंधन टूटने के बाद यूपी में 13 की चर्चा क्यों हो रही है। इस सब के बीच में आपको सीधे लेकर चलते हैं। हमारे पास बड़ी खबर आ रही है, ईडी ऑफिस से काफी लंबी पूछताछ के बाद लालू यादव बाहर निकल रहे हैं। वो तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं, ये देखिए जरा। लालू यादव की तबीयत ठीक नहीं है, ये उनकी बेटी ने कहा। और यहां पर मीडिया का हुजूम, लालू यादव बाहर निकलते हुए। 9 घंटे से ज्यादा ईडी ने उनसे पूछताछ की। ईडी ने लालू यादव से 40 सवाल पूछे, ये भी खबर है। लालू से पूछताछ के लिए ईडी ने 50 सवालों की लिस्ट बनाई है। तस्वीरें अभी हैं, जमीन के बदले नौकरी मामले में लालू यादव से पूछताछ। और ये जो तस्वीरें आपके सामने, फर्स्ट ऑन टीवी 9, लालू यादव ईडी दफ्तर से बाहर निकलते हैं पैदल निकल के। अब ये देखिए सीधे अपनी गाड़ी के दरवाजे पर जा रहे हैं। 9 घंटे से ज्यादा पूछताछ हुई है। बताया जा रहा है कि लालू यादव को पहले इंतजार कराया गया 1 घंटे, ये भी जानकारी है। और लेकिन अब इस पूछताछ में क्या निकला है। गाड़ी के अंदर लालू की बेटी मौजूद है इस वक्त। बिहार सरकार से बाहर होने के अगले ही दिन लालू यादव पर एक्शन, ये देखिए जरा। लालू से पटना के ईडी ऑफिस में लैंड फॉर जॉब्स केस में सुबह 11 बजे से पूछताछ जारी है। सुबह 11 बजे से लैंड फॉर जॉब्स केस में ईडी ने करीब 50 सवालों की सूची तैयार की है। कहा जा रहा है 40 सवाल पूछे गए। ये भी खबर है, ऐसी खबरें हैं जिसे हम वेरीफाई नहीं करते हैं कि लालू ने ज्यादातर सवालों के जवाब हां या ना में दिया। सुबह 11 बजे से पूछताछ चल रही है और अब ईडी दफ्तर से लालू यादव निकले हैं। गाड़ियों को काफिला आपके सामने। लालू यादव सुबह 11 बजे बेटी मीसा भारती के साथ पहुंचे थे। अभी भी गाड़ी में वो मौजूद थी। लालू को छोड़कर मीसा भारती ईडी दफ्तर के सामने दादी जी मंदिर में पूजा करने चली गई। ईडी की कार्रवाई को लेकर सुबह से पटना में गहमा-गहमी, हंगामा, राजनीति और बयानबाजी हो रही है। बिहार में बड़े सियासी उलटफेर के बाद आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को ईडी के सवालों का सामना करना पड़ा। लैंड फॉर जॉब केस यानी जमीन के बदले नौकरी मामले में ईडी ने लालू से लंबी पूछताछ की है सुबह 11 बजे से। ये लालू और उनकी पार्टी के लिए झटके जैसा है।
इस वक्त सीधे चाहिए चलते हैं, रूपेश हमारे साथ हैं। सबसे पहले बताइए मुझे क्या जानकारी आ रही है, क्या कुछ अंदर से निकल कर आया? लालू यादव बाहर चले गए हैं, उनको जाते हुए देखा, लेकिन बड़ी धीमी गति से वो धीमे धीरे चल रहे थे। तबीयत तो वैसे ही खराब है, लेकिन एक स्ट्रेन दिखाई दे रहा था। ये देखिए बिल्कुल परेशान, और परेशानी उनके चेहरे से दिख रही थी। बाहर निकल करके उन्होंने ढूंढा कि मीसा भारती कहाँ हैं, चूँकि मीसा भारती के साथ ही आए थे। फिर उनको बताया गया कि मीसा भारती अंदर उसी गाड़ी में, जिस गाड़ी से उनको जाना है उसमें वो पहले से बैठी हुई हैं। लेकिन जिस तरीके से ईडी कार्यालय से वो बाहर निकले, लगभग 10 घंटे की लंबी पूछताछ, और उसमें ये जो अंदर से जो ईडी के सूत्र बता रहे हैं और जो इस बिल्डिंग में जो लोग हैं कि शुरुआती 2 घंटे लालू यादव से कोई पूछताछ ही नहीं हुई। 2 घंटे के बाद ईडी के अधिकारी उनके पास पहुंचे और उसके बाद से उनसे पूछताछ शुरू हुई। और 2 घंटे के बाद से मीसा भारती ने अपनी दवा, उनके लिए पानी, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन जो होता है, फिर उसके बाद उनको खाना भेजा गया। शुक्रिया रुपेश इस जानकारी के लिए आपका। लैंड फॉर जॉब यानी जमीन के बदले नौकरी मामले में ईडी ने लालू से लंबी पूछताछ की है। सुबह 11 बजे वहां पर पहुंच गए थे। ये लालू और उनकी पार्टी के लिए झटके जैसा है, लेकिन राजनीति के माहिर खिलाड़ी लालू ने इमोशनल कार्ड खेलकर इसका फायदा उठाने की पूरी कोशिश की है। ये रिपोर्ट देखते हैं। ये बिहार की राजनीति के सबसे बड़े खिलाड़ी का इमोशनल दांव है। ईडी के अफसरों के सवालों का सामना करने से करीब आधा घंटा पहले लालू यादव ने आपदा को अवसर बना दिया। सुबह करीब 11 बजे लालू यादव की कार पटना में स्थित ईडी ऑफिस के गेट पर पहुंची। लालू प्रसाद यादव यहां पर अपनी गाड़ी में पहुंचे हैं, लेकिन भारी मशक्कत करनी पड़ रही है। लालू प्रसाद यादव की गाड़ी को मीसा भारती गाड़ी से उतरकर अंदर चली गई हैं ईडी दफ्तर में, लेकिन लालू प्रसाद यादव खामोश अपनी गाड़ी में, और गाड़ी के सामने समर्थकों का भारी हुजूम। कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ थी, नारे लग रहे थे। लालू की गाड़ी को ईडी कैंपस के गेट पर ही रुकवा दिया गया। ईडी के अफसरों ने लालू से पैदल अंदर आने को कहा। आरजेडी की तरफ से लालू की बीमारी का हवाला देकर गाड़ी अंदर ले जाने की दलील दी गई, लेकिन बात नहीं बनी। लालू करीब आधे घंटे तक गाड़ी के अंदर बैठे रहे। आधे घंटे के बाद सीन बदल गया। लालू पैदल ही ईडी के दफ्तर में दाखिल हुए। इस दौरान करीब 30 से 40 मिनट ईडी दफ्तर के बाहर लालू समर्थकों और कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लग गया। लालू यादव जिंदाबाद, तेरे पीछे नया ज़माना। जिस कार में लालू थे उसी कार में उनकी बेटी और आरजेडी सांसद मीसा भारती भी थी। लालू पूछताछ के लिए ईडी ऑफिस गए तो मीसा पास में ही मौजूद एक मंदिर में चली गई। वहां आरजेडी के तमाम नेता भी जमा हो गए। कल सरकार गई है और आज उनको बुलाया गया है पूछताछ के लिए, और पूरे देश के लोग और स्पेशली बिहार के लोग सब लोग जानते हैं कि लालू जी की तबीयत ठीक नहीं है, किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित हैं, और सबसे बड़ा तो एज फैक्टर है। उनको उठने बैठने में भी प्रॉब्लम होती है, किसी की हेल्प की जरूरत होती है। पूरा खेल भावनाओं के उफान का था, इसलिए लालू की छोटी बेटी की भी एंट्री हुई। रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया के जरिए बात कही। सबको पता है पापा की हालत, बिना सहारे चल नहीं सकते, फिर भी बिना उनके सहायक के गेट के अंदर घुसा दिया। मेरे पापा को आज कुछ हुआ तो इसके जिम्मेदार सीबीआई, ईडी और इनके मालिक होंगे। एक और पोस्ट में रोहिणी ने लिखा, अगर मेरे पापा को खरोंच आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कि जिस उम्र में है हमारे पिताजी, उनको इतनी सारी बीमारियां हैं, आज भगवान ना करे कि अगर उनको कुछ हो जाता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगी? इस देश के प्रधानमंत्री लेंगे, इस राज्य के मुख्यमंत्री लेंगे, या ये एजेंसियां लेंगी? बस इतना ही एक डर है मुझे एक बेटी होने के नाते। अंदर पूछताछ हो रही थी, बाहर कार्यकर्ता जमा थे। इस बीच मीसा भारती ने लालू यादव के लिए ईडी दफ्तर में दवा, पानी और डॉक्टर का पर्चा भिजवाया। लालू परिवार और आरजेडी ईडी की पूछताछ को भावनात्मक मुद्दा बनाकर फायदा उठाने की कोशिश की। एक तरफ लालू ने बेटियों के जरिए इमोशनल कार्ड चला, तो आरजेडी ऑफिस में कार्यकर्ताओं को यह मैसेज देने की कोशिश की गई कि लालू यादव किसी से डरने वाले नहीं। पटना में आरजेडी ऑफिस में एक बड़ा पोस्टर लगाया गया जिस पर लिखा है, झुकेगा नहीं।
वैसे आरजेडी के नेता इस मामले को बदले की कार्रवाई बताने में जुटे हैं। इसे लेकर आज दिन भर कैसे राजनीतिक बयानबाजी हुई, ये देखिए। 24 के चुनाव तक तो इसे कृपा पूर्वक हाथ जोड़ के कहता हूं, ईडी का समन ना कहिए, ये बीजेपी का समन है। सत्ता शीर्ष के दो लोग रात भर बैठ के यही प्लान करते हैं कि जो मजबूत ताकतें हैं उनको ईडी, आईटी, सीबीआई करते रहो। आप लूटेंगे तो जेल जाएंगे, तो आप लूटेंगे भी और चाहेंगे कार्रवाई नहीं हो, तो नरेंद्र मोदी की सरकार तो ईमानदारी में बहुत कड़ी है ना। प्रदेश कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगा है, झुकेगा नहीं। देखिए यहाँ पर नारे भी लगाए जा रहे हैं। जो राजद के कार्यकर्ता हैं वो नारे लगा रहे हैं कि झुकेगा नहीं, मेरे पीछे नहीं। विक्टिम दिखाने का क्या मतलब कि आपने तो किया ही है ना भाई, कि नहीं किया है? तो नहीं किया है तो आप बुला रहे हैं तो हम आज नहीं कल जाएंगे। घोटाला करेंगे, भ्रष्टाचार होगा, कानून तोड़ेंगे, तो वहाँ तो कानून पहुँचेगी। और ईडी क्या है? स्वतंत्र इकाई है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा झारखंड में जाने वाला है, अगले 3-4 दिन में होने वाला ही ये था। हमने बार बार कहा है, संसद के अंदर, संसद के बाहर, मोदी सरकार के दो भाई ईडी और सीबीआई। देश की जनता जानती है ये भ्रष्टाचारी लोग हैं, भ्रष्टाचार इनके लिए गहना है। लालू यादव से ईडी की पूछताछ को लेकर इमोशनल बातें हुई। विपक्ष ने इसे बदले की कार्रवाई बताया, लेकिन यह समझना जरूरी है कि आखिर लालू यादव को आज किस मामले में ईडी के सामने आना पड़ा है। जमीन के बदले नौकरी मामला जो है वो है क्या? लालू पर आरोप क्या है? यह मामला साल 2004 और 2009 का है। लालू यादव रेल मंत्री हुआ करते थे। आरोप है कि लालू यादव के कार्यकाल में नौकरी के बदले जमीन और प्रॉपर्टी परिवार के लोगों के नाम ट्रांसफर कराई गई। आरोप है कि नौकरी के बदले लालू यादव के परिवार ने 1 लाख वर्ग फुट जमीन सिर्फ 26 लाख रुपए में हासिल की। जिस वक्त जमीन के लिए 26 लाख रुपए दिए गए, तब जमीन की बाजार में कीमत 4 करोड़ 39 लाख रुपए थी। आज लालू यादव से पूछताछ हुई। अब जमीन के बदले नौकरी मामले में कल तेजस्वी यादव से पूछताछ हो। इस सब के बीच में एक बड़ी खबर आ रही है। हेमंत सोरेन पिछले 12 घंटे से कहां है कोई पता नहीं है। बड़ी खबर, रांची से दिल्ली आए हेमंत सोरेन का कुछ पता नहीं। ईडी की टीम सुबह से सोरेन के घर पर बैठी रही, मगर वो मिले नहीं। सोरेन छिप रहे हैं या भाग रहे हैं, जानकारी नहीं। सोरेन ने जिस गाड़ी का इस्तेमाल किया उसकी छानबीन, ये उसी गाड़ी की छानबीन का वीडियो है। कहां है हेमंत सोरेन? वैसे गाड़ी काफी लग्जरी है। जमीन घोटाला केस ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ा दी। ईडी की टीम आज सुबह सुबह अचानक दिल्ली में शांति निकेतन वाले घर पर पहुंची। सोरेन तो नहीं मिले, लेकिन सोर्सेज से मिली खबर के मुताबिक ईडी के अफसरों को उनके घर में कई अहम दस्तावेज जरूर मिल गए। ईडी की कार्रवाई के दौरान हेमंत सोरेन कहां थे, सवाल बन गया, क्योंकि सोरेन ना तो दिल्ली में थे और ना ही झारखंड में। ये रिपोर्ट है। सुबह 7:30 बजे शांति निकेतन दिल्ली में हेमंत सोरेन का घर। सुबह सुबह करीब 7:30 बजे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिल्ली के शांति निकेतन स्थित घर पर हलचल तेज हुई। ईडी की एक टीम सोरेन के घर पहुंची। जैसे ही सोरेन के घर ईडी के एक्शन की खबर झारखंड पहुंची, रांची में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर गए। जेएमएम वर्कर रांची के मोरहाबादी इलाके से सीएम हाउस होते हुए राजभवन की तरफ बढ़ने लगे। हंगामा और नारेबाजी शुरू हो गई। हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी की कार्रवाई ऐसे ही नहीं हुई। जमीन से जुड़े घोटाले में हेमंत सोरेन को समन किया गया था। हेमंत सोरेन से 29 से 31 जनवरी के बीच का समय मांगा गया था। ईडी की टीम उनके घर पर मौजूद थी, लेकिन हेमंत सोरेन यहां मौजूद नहीं थे। उसके बाद सवाल खड़े होने लगे कि आखिरकार झारखंड के सीएम कहां हैं। बताया यह भी जा रहा है कि ईडी की तलाशी के दौरान हेमंत सोरेन का चार्टर्ड प्लेन दिल्ली एयरपोर्ट पर खड़ा था। इसी के बाद तरह तरह की चर्चाएं होने लगी।
कई सवाल पूछे गए। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी की अटकलें लगने लगी। इन चर्चाओं के बीच झारखंड पुलिस भी अलर्ट मोड में आ गई। रांची में सीएम हाउस के अलावा बीजेपी दफ्तर और बड़े नेताओं के घरों की सुरक्षा बढ़ा दी गई। पुलिस वालों की छुट्टियां रद्द कर दी गई। हेमंत सोरेन को ईडी का सम्मन शनिवार को मिला था। शनिवार रात ही वो दिल्ली के लिए रवाना हो गए, लेकिन दिल्ली पहुंचने से पहले उन्होंने बाकायदा रात को ही अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेता और कुछ करीबियों के साथ बैठक की थी। खबर यह भी है कि दिल्ली पहुंचने के बाद यानी रविवार को हेमंत सोरेन ने सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल के साथ भी मुलाकात की थी। कई घंटों की अटकलों और चर्चाओं के बाद टीवी 9 भारतवर्ष संवाददाता जितेंद्र शर्मा ने ईडी के टॉप सोर्सेज से मिली खबर के आधार पर बताया कि झारखंड के मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से ईडी को एक ईमेल मिला है। इस ईमेल में बताया गया है कि हेमंत सोरेन 31 जनवरी को जांच में शामिल होंगे। ईडी अब तक हेमंत सोरेन को 10 समन भेज चुकी है। उनसे एक बार पूछताछ भी हुई है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी का यह केस सेना के कब्जे वाली जमीन की खरीद फरोख्त से जुड़ा हुआ है। यह मामला रांची में सेना के कब्जे वाली करीब 4.55 लगभग 4.5 एकड़ जमीन की अवैध खरीद फरोख्त से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि सेना की जमीन की खरीद फरोख्त फर्जी नाम और पते के आधार पर की गई थी। इस मामले में रांची नगर निगम में एफआईआर दर्ज करवाई थी। ईडी ने इसी के आधार पर ईसीआईआर दर्ज करके जांच शुरू की। जांच के दौरान रांची के बड़गाई अंचल के राजस्व उप निरीक्षक को गिरफ्तार किया गया था। उप निरीक्षक के घर और मोबाइल फोन से कई सरकारी दस्तावेज बरामद हुए थे। तथ्यों के सत्यापन को लेकर ईडी हेमंत सोरेन से पूछताछ कर रही है। इसे लेकर अब तक उन्हें 10 समन भेजे जा चुके हैं। इस मामले में हेमंत सोरेन के करीबी रहे आईएएस छवि रंजन समेत कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। ईडी की एक पूछताछ दिल्ली में भी हुई। दिल्ली स्थित ईडी हेडक्वार्टर में हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा से करीब 6 घंटे सवाल जवाब किए गए। कांग्रेस के सीनियर नेता हुड्डा से मानेसर जमीन घोटाले में पीएमएलए के तहत सवाल पूछे गए। यह मामला 2014 का है। प्राइवेट बिल्डर्स ने हरियाणा सरकार के कुछ लोगों के साथ मिलकर किसानों को भूमि अधिग्रहण का डर दिखाया और उनकी करीब 400 एकड़ जमीन सस्ते दाम में खरीद ली थी। एक तरफ ईडी का एक्शन जारी है तो दूसरी तरफ इंडिया अलायंस भी उसी रफ्तार से बिखरता जा रहा है। बिहार और बंगाल में क्या हुआ ये सब देख चुके हैं, लेकिन अब सबकी नजरें गठबंधन के तीसरे पार्टनर और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर है। क्या 13 फरवरी को अखिलेश भी इस अलायंस से अलग हो जाएंगे? यह सुपर एक्सक्लूसिव खबर। लेकिन पहले आपको कल का उनका एक ट्वीट दिखाते हैं जिसमें उन्होंने नीतीश कुमार के एनडीए के साथ जाने पर बीजेपी को कोसा था। यह भाजपा का लोकसभा चुनाव हारने की हताशा का नतीजा है, जिसने साजिश करके एक भावी प्रधानमंत्री को अपने साथ मिलाकर मुख्यमंत्री के पद तक ही सीमित कर दिया। भाजपा ने बिहार की जनता का अपमान किया है और जनमत का भी। जनता इस अपमान का जवाब भाजपा गठबंधन को लोकसभा का चुनाव हरा कर देगी। बिहार का हर निवासी अपना अगला वोट बिहार के सम्मान को बचाने के लिए डालेगा और भाजपा को हराने के लिए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का बीजेपी गठबंधन यानी एनडीए के खिलाफ यह ट्वीट था। लेकिन सवाल है कि क्या अखिलेश खुद इंडिया गठबंधन का हिस्सा बने रहेंगे? क्या अखिलेश यादव के मन में भी इंडिया अलायंस को लेकर कुछ मतभेद पनप रहे हैं? इस पर भी अब सवाल है कि क्या आखिर वो करने वाले हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसके लिए आपको राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा और उस दौरान बंगाल के साथ बिहार में आए सियासी भूचाल पर यह रिपोर्ट दिखाते हैं। क्या 13 फरवरी को अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन छोड़ देंगे? ये सवाल क्यों उठ रहे हैं, इसे समझने के लिए आपको राहुल गांधी की न्याय यात्रा और उससे जुड़ी सियासी क्रोनोलॉजी को जानना होगा। सबसे पहले आप पश्चिम बंगाल को याद कीजिए। तारीख थी 25 जनवरी। इसी दिन राहुल गांधी की यात्रा कूच बिहार में प्रवेश करने वाली थी, लेकिन इससे ठीक एक दिन पहले यानी 24 जनवरी को ममता बनर्जी ने अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया। पश्चिम बंगाल से होते हुए राहुल गांधी की न्याय यात्रा बिहार आने वाली थी तो हलचल वहां भी शुरू हो गई। तारीख
29 जनवरी यानी आज राहुल न्याय यात्रा लेकर बंगाल से बिहार के किशनगंज पहुंचे, लेकिन ठीक एक दिन पहले यानी 28 जनवरी को बिहार में सत्ता परिवर्तन हो गया। आज की तारीख में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जरूर हैं, लेकिन अब वो बीजेपी के खिलाफ बने इंडिया अलायंस को हमेशा के लिए अलविदा कह चुके हैं। सबको एकजुट करके चाह रहे थे कि तेजी से तो सब कुछ कर नहीं रहा था, तो बेकार हो ही गया ना कि वही लोग ज्यादा चाह रहा था, अब तो मुक्ति मिल गई। क्या ये महज संयोग है कि चाहे ममता हो या नीतीश, दोनों के अलग होने की टाइमिंग न्याय यात्रा के अपने अपने प्रदेश में प्रवेश से ठीक एक दिन पहले की है? सिर्फ न्याय यात्रा की टाइमिंग ही नहीं, अलग होने की वजह भी लगभग एक जैसी है। पहले बंगाल और बिहार में सीटों को लेकर घमासान मचा, फिर ममता और नीतीश ने गठबंधन टूटने का ठीकरा कांग्रेस पर मर दिया। अब राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा अगले महीने उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने वाली है। माना जा रहा है कि 14 फरवरी को न्याय यात्रा यूपी पहुंच जाएगी, तो क्या उससे एक दिन पहले 13 फरवरी को बंगाल और बिहार जैसा सीन यहां भी दिखेगा? क्या अखिलेश यादव भी यात्रा के पहुंचने से एक दिन पहले गठबंधन तोड़ देंगे? अखिलेश पहले ही कह चुके हैं कि उनको न्याय यात्रा का न्योता नहीं मिला है। बीजेपी वाले मुझे अपने कार्यक्रम में नहीं बुलाते और कांग्रेस वाले भी अपने कार्यक्रम में नहीं बुलाते हैं, यही समाजवादियों का रास्ता है। अखिलेश की तरह ममता ने भी आरोप लगाया था कि उनको यात्रा की जानकारी नहीं दी गई। हालांकि कांग्रेस का जो सूत्र है, उनका दावा है कि ममता को जानकारी दी गई, लेकिन फिलहाल बात बिगड़ गई। ममता के अकेले लड़ने के ऐलान के बाद अखिलेश यादव ने 27 जनवरी को अपनी तरफ से यह कह दिया कि कांग्रेस के साथ 11 सीटों पर गठबंधन हुआ है। हालांकि कांग्रेस कह रही है कि अभी कुछ भी फाइनल नहीं। लोकसभा चुनाव के इतने नजदीक होते हुए भी विपक्षी खेमे में कंफ्यूजन जबरदस्त है। सवाल वही है कि क्या ममता और नीतीश के बाद अखिलेश भी अलग हो जाएंगे? आखिर विपक्षी खेमे में इतनी खलबली क्यों है? इसे समझने के लिए ये रिपोर्ट आपको देखना बहुत जरूरी है। जैसे जैसे राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आगे बढ़ रही है, इंडिया अलायंस के सहयोगी छिटकते जा रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, इसके लिए आपको राहुल की भारत जोड़ो यात्रा का रूट समझना होगा। राहुल की ये यात्रा 7 सितंबर 2022 को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुई थी। फिर 2022 में ही वो केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से गुजरी थी। उस वक्त ना तो इंडिया अलायंस बना था और ना ही दक्षिण भारत के इन राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन उस यात्रा से कांग्रेस को फायदा जरूर हुआ। पिछले साल कर्नाटक और तेलंगाना, दो राज्यों में कांग्रेस बहुमत की सरकार बनाने में कामयाब रही। तेलंगाना में उसने केसीआर की मजबूत क्षेत्रीय पार्टी को पटखनी दे दी। पिछले साल इंडिया अलायंस बनने के बाद इसी महीने इसकी शुरुआत हुई, जो आज बिहार में है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा बिहार में किशनगंज से होते हुए अररिया पहुंची है। आप देख सकते हैं ये मुस्लिम बहुल इलाके हैं, किशनगंज, अररिया। लगातार राहुल गांधी का स्वागत भीड़ कर रही है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के साथ साथ वामपंथी दलों का, आरजेडी का भी झंडा दिखाई पड़ रहा है और राहुल गांधी के आसपास जनसैलाब दिखाई दे रहा है। यहाँ पर बिहार में राहुल की यात्रा पहुंचने तक विपक्ष का सीन काफी बदल चुका है। सवाल यह है कि आखिर विपक्षी खेमे में इतनी खलबली क्यों है? इसे समझने के लिए आपको न्याय यात्रा का रूट देखना होगा। पूरी सियासी पिक्चर यहीं छिपी है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा 15 राज्यों से गुजर रही है। इनमें सीटों के लिहाज से सबसे अहम पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, यूपी और महाराष्ट्र हैं। इन पांचों राज्यों में इंडिया की सहयोगी पार्टियां कांग्रेस के मुकाबले मजबूत स्थिति में हैं। शायद विपक्षी दलों को ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से दक्षिण भारत में राहुल की यात्रा ने सियासी पिक्चर बदल दी, कहीं उत्तर और पश्चिम भारत में इस यात्रा से उनके वोट बैंक में सेंध न लग जाए। और हिंदुस्तान की राजनीति पर यात्रा का बहुत बड़ा असर पड़ा। राहुल गांधी की न्याय यात्रा का वोटों पर कितना असर होगा, ये तो चुनावी नतीजे ही बताएंगे। लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा है कि राहुल बीजेपी के लिए नहीं, बल्कि अपने गठबंधन के लिए ही चुनौती बन गए हैं। अपने गठन के 7 महीने बाद इंडिया अलायंस 28 दलों से घटकर 26 दलों का हो चुका है, जबकि यूपी, पंजाब और महाराष्ट्र में अब तक सीटों का पेच फंसा हुआ है। वैसे 13 का नंबर अशुभ माना जाता है। जिस वक्त राहुल की यात्रा जारी है, उसी वक्त यूपी में समाजवादी पार्टी की पीडीए यात्रा भी चल रही है। अब खबर कर्नाटक से,
जहां विधानसभा चुनाव के करीब 9 महीने बाद एक बार फिर हनुमान जी के नाम पर कांग्रेस वर्सेस बीजेपी हो रहा है। सरकार और विपक्ष के बीच लड़ाई के केंद्र में हनुमान ध्वज है। ध्वज को लेकर सत्तारूढ़ कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां बीजेपी जेडीएस आमने सामने। कर्नाटक के मांड्या जिले का केरोगोंडू गांव पुलिस छावनी में तब्दील हो चुका है। बीजेपी जेडीएस के कार्यकर्ता सड़कों पर है, सिद्धरामैया सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ जगहों पर तोड़फोड़ और हंगामा भी हुआ है। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा है। कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है। विवाद की शुरुआत 108 फीट ऊंचे स्तंभ से हनुमान ध्वज हटाने के बाद हुई। बाद में देखते ही देखते घटना ने राजनीतिक रंग ले लिया। हनुमान ध्वज हटाए जाने की घटना पर बीजेपी जेडीएस कांग्रेस की सिद्धारमैया सरकार को घेर रहे हैं। मांड्या जिले में कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन हुए हैं। भारी संख्या में बीजेपी जेडीएस के कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। विवाद का सेंटर मांड्या का केरुगोडू गांव बना है, जहां हालात तनावपूर्ण हैं। स्थिति उस वक्त बिगड़ी जब केरोगोडू गांव में बीजेपी जेडीएस और बजरंग दल समेत आसपास के गांव से भारी भीड़ जमा हो गई। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। लाठीचार्ज के बाद हंगामा और बढ़ गया। पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया। मंड्या के डीसी ऑफिस के पास है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जिस तरीके का माहौल है। अब फिलहाल के लिए तैयारी की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से हनुमान ध्वज को लेकर जो प्रक्रियाएं चल रही हैं उसके वजह से मंड्या में पूरा तनाव का माहौल है। क्योंकि जिस तरीके से मंड्या का ध्वज निकाला गया उसको लेकर बीजेपी और जेडीएस जो है साथ में आकर एक बार यहाँ पे कांग्रेस के साथ में लड़ाई कर रही है। कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष BY विजेंद्र ने कानून व्यवस्था को लेकर सिद्धरामैया सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष R अशोक ने पुलिस हस्तक्षेप की निंदा की है और इसे हिंदू विरोधी रुख बताया है। आज कांग्रेस हनुमान ध्वज निकाल करके तालिबान ध्वज लगाना चाहता था। अब वो जमाना हो गया, तालिबान लगाने का जमाना हो गया। वहीं डिप्टी सीएम DK शिवकुमार ने बीजेपी पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। They should have basic common sense. Let them do politics, not on the law of the land. We don't mind. We all respect religion. We can't allow all people to act. We can't allow everyone to take the law into their hands. विवाद के बीच प्रशासन ने 108 फीट ऊंचे स्तंभ पर हनुमान ध्वज की जगह राष्ट्रीय ध्वज लगा दिया है। गांव में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। आइए अब आपको बताते हैं कि विवाद की शुरुआत कब हुई, हनुमान ध्वज किसने लगाया और उसे क्यों हटाया। केरागोडू और आसपास के 12 गांव के लोगों ने पैसे इकट्ठा करके रंग मंदिर के पास ध्वज स्तंभ की स्थापना कराई। स्थापना में बीजेपी जेडीएस के कार्यकर्ता भी शामिल हुए। इस स्तंभ पर भगवा रंग का हनुमान ध्वज फहराया गया था। इस पर कुछ लोगों ने आपत्ति जताई और प्रशासन से शिकायत की। इसके बाद शनिवार को स्तंभ से हनुमान ध्वज हटाने का निर्देश दिया गया। घटना की सूचना मिलने पर आसपास के लोग वहां जुटने लगे। रविवार को जब अधिकारी ध्वज हटाने पहुंचे तो हंगामा और प्रदर्शन शुरू हो गया। प्रशासन ने हनुमान ध्वज हटाकर राष्ट्रीय ध्वज लगा दिया। बीजेपी जेडीएस ने इसका विरोध करते हुए प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस घटना पर मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की भी प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय ध्वज फहराने की जगह भगवा ध्वज फहराया जाना ठीक नहीं। अब 108 फीट ऊंचे स्तंभ पर ध्वज लगाने को लेकर अलग अलग दावे सामने आ रहे हैं। बीजेपी का आरोप है कि स्तंभ पर धार्मिक ध्वज लगाने की परमिशन ली थी। जिला प्रशासन का कहना है कि उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज लगाने की परमिशन दी। बीजेपी का कहना है कि जब झंडा लगाया गया तब ही क्यों नहीं हटाया, बाद में अचानक क्यों ध्वज हटाने के निर्देश दिए गए। मांड्या जिले के प्रभारी मंत्री का कहना है कि ध्वज स्तंभ का स्थान पंचायत के अधिकार क्षेत्र में आता है, इस पर तिरंगा फहराने की ही अनुमति ली गई थी। अब सवाल यह है कि आखिर कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ है। हनुमान जी के बाद बात काशी विश्वनाथ की। 5 दिन पहले ज्ञानवापी मस्जिद पर ASI की सर्वे रिपोर्ट से बड़ा खुलासा हुआ था, जो कि इस चैनल ने सबसे पहले इसी शो में लगभग इसी टाइम पर आपको दिखाई। मस्जिद के नीचे मंदिर होने के 32 सबूत मिले थे।
आज ये मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट में एएसआई को काशी के ज्ञानवापी परिसर में मौजूदा कथित शिवलिंग के वैज्ञानिक सर्वेक्षण की मांग वाली याचिका दाखिल की गई है। एएसआई सर्वे रिपोर्ट के बाद एक पक्ष ज्ञानवापी को हिंदुओं का सौंपने की मांग कर रहा है तो दूसरा पक्ष सर्वे रिपोर्ट को ही खारिज कर रहा है, जबकि एएसआई ने 92 दिन सर्वे करने के बाद 839 पन्नों की रिपोर्ट तैयार की है, जिसके पेज नंबर 137 पर साफ साफ लिखा है कि यहां मस्जिद के नीचे हिंदू मंदिर था। इस मामले में हिंदू पक्षकारों ने 2 याचिकाएं दाखिल की। एक याचिका में वजू खाने को सील खोलकर वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराने की मांग की गई और दूसरी याचिका में 10 तहखानों का सर्वेक्षण कराने की मांग की गई। हिंदू पक्षकार ने अर्जी दाखिल कर कहा है कि यह सर्वे बिना शिवलिंग को नुकसान पहुंचाए वैज्ञानिक तरीके से किया जाए। हिंदू पक्ष का कहना है कि जिसे मुस्लिम पक्ष फव्वारा बता रहा है वो आदि विश्वेश्वर का शिवलिंग है। हिंदू पक्ष ने कहा है कि इस क्षेत्र का मुसलमानों के लिए कोई धार्मिक महत्व नहीं है। हिंदू पक्ष के मुताबिक शिवलिंग के क्षेत्र को कृत्रिम दीवारें खड़ी करके घेर दिया गया। याचिका में सुप्रीम कोर्ट से सील क्षेत्र में सर्वे पर रोक लगाने के आदेश को वापस लेने की गुहार लगाई गई है, लेकिन ये अदालती बातें हैं। बाहर अब ज्ञानवापी को मुस्लिमों को हिंदुओं को सौंप देने की मांग जोर पकड़ रही है। ये ज्ञानवापी के वो सबूत हैं जो देश को भारतीय पुरातत्व विभाग ने दिखाए हैं। हिंदू पक्ष अब दावा कर रहे हैं कि ज्ञानवापी हिंदुओं की सांस्कृतिक विरासत का वो प्रमाण है जिसके हकदार सिर्फ और सिर्फ हिंदू हैं। ऐसे में देश में सवाल उठने लगे हैं, क्या मुस्लिमों को ज्ञानवापी हिंदुओं को सौंप देनी चाहिए? इसकी मांग सबसे पहले वीएचपी के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने उठाई। यह जो पूरा एविडेंस इकट्ठा हुआ है और जो निष्कर्ष निकाले गए हैं, तो फिर यह संदेह करने का कोई कारण नहीं बचता कि इस जगह की प्रकृति आज भी मस्जिद की नहीं है, मंदिर की है। वजू खाने में जो शिवलिंग मिला है, मस्जिद में शिवलिंग नहीं होता है। इसके बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नारा लगा दिया, अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, जिस पर कुछ मुस्लिम स्कॉलर्स ने एतराज जताया है। अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, अब काशी की बारी है। मुझे लगता है कि शायद उन्होंने बहुत जल्दबाजी में अपनी इच्छा जाहिर की है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि गिरिराज सिंह जी को अदालत के फैसले का इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि अयोध्या में भी मुसलमानों ने अदालत के फैसले का इंतजार किया था। वहीं अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने ज्ञानवापी की सर्वे रिपोर्ट पर इतिहासकारों की राय मांगी है, जबकि कई मुस्लिम स्कॉलर्स इस पक्ष में हैं कि ज्ञानवापी हिंदुओं को सौंप देनी चाहिए। आप पूरे दुनिया में कहीं भी घूम लें, कोई भी मस्जिद आपको ऐसी नहीं मिलेगी जो इस्लामिक नाम के अलावा हो। ये पहली मस्जिद है जिसका नाम संस्कृत में रखा गया है। एएसआई की जो सर्वे रिपोर्ट आई है उसमें स्पष्ट दिख रहा है कि पश्चिम की जो द्वार है, पश्चिम की जो दीवार है, उसका हिस्सा मंदिर का है। इसके अलावा नंदी जो है उसका मुख भी मस्जिद की तरफ है और जो हाउस है वहाँ से एक शिवलिंग की आकृति भी पाई गई है। तो ये सब चीज़ें प्रमाणित करती है कि वहाँ पर मंदिर था। फिलहाल हिंदू पक्षकारों की याचिका पर सभी को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है, लेकिन ये जरूर है कि एएसआई की सर्वे रिपोर्ट के बाद भी ज्ञानवापी के कई रहस्यों से पर्दा उठना बाकी है। एएसआई की सर्वे रिपोर्ट के बाद जो सबूत सामने आए हैं उससे यही साबित होता है कि ज्ञानवापी के विवादित परिसर में पहले मंदिर ही था। पेज नंबर 4 पर मार्बल से बनी हनुमान की मूर्ति का चित्र, पेज नंबर 12 पर भी भगवान हनुमान की मूर्ति का चित्र, पेज नंबर 44 पर परिसर में शिवलिंग का चित्र, पेज नंबर 23 पर भगवान विष्णु की मूर्ति का चित्र, पेज नंबर 7 पर श्री कृष्ण की खंडित मूर्ति का चित्र, पेज नंबर 9 पर घड़ियाल का चित्र, पेज नंबर 2 पर मार्बल का स्लैब जिस पर देवनागरी में श्री लिखा है, पेज नंबर 3 पर एक पत्थर का चित्र जिस पर राम लिखा है।